नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी है जो आपको मैं सुना रहा हूँ, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम देशराज है। देशराज आगरा के पास के रहने वाले और वो ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवरी में अच्छा खासा कमा लेते थे, लेकिन कुछ महीनों से उनका काम जो था बिल्कुल मंदा चल रहा था। इसी बीच में उनकी बहन की शादी होने वाली थी। अब जो मेन पूंजी था उनका ट्रक था, और ट्रक से ही वो पैसा कमाती थी। लेकिन जब धंधा ही नहीं चल रहा है, काम मिल ही नहीं रहा है, तो पैसा कहाँ से लाएंगे। अब चिंता में डूबे हुए थे देशराज। उनकी उम्र लगभग 28 साल की रही होगी, और ये घटना को लगभग 20 साल हो चुका है। तो क्या हुआ था उसके आगे, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलते हैं वापस देशराज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम देशराज है। मैं ट्रक चालक हूँ। मैं वैसे तो भारतवर्ष में घूमता रहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो मेरा काम था, ना जाने क्यों मंदा हो चुका था। मुझे अब काम नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत परेशान था, और इसी बीच मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब जो जमा पूंजी था मेरा, वो ट्रक ही था, और ट्रक से ही मैं पैसा कमाता था। मैं अब जितने ट्रांसपोर्ट वाले थे उनके पास जाने लगा, अपनी बात उनको बताने लगा कि भाई मेरे बहन की शादी है और आप लोग मुझे काम दीजिए। लेकिन उनके पास भी वही टोटा था काम का। जब उनके पास पीछे से काम आए तभी तो वो मुझे दे। और एक ट्रांसपोर्ट का मेरे पास काम मिला, चेन्नई का वो चक्कर था। हालांकि जितना पैसा होना चाहिए था उतना तो नहीं मिल रहा था, लेकिन इतना तो चल ही जाता कि ना से तो हाँ बढ़िया। और मेरे अपने एक पड़ोस में रहने वाले लड़का जिसका नाम रमेश है, रिश्ते में वो मेरा भाई समान ही था। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल की रही होगी, और उसको ट्रक ड्राइवर बनना था। और वो मेरे से बहुत दिन से कह रहा था कि भैया, आप जब भी आपका कोई ट्रिप लंबा हो तो आप मुझे ले चलना। अब वो वक्त आ चुका था और मैं उसको अपने साथ ले लिया था। अब फिर हम लंबी दूरी वाली चक्कर पर, चेन्नई वाली पर चल दिए थे। कई दिनों के सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँचे, और उसके बाद तो वही हुआ, जब ट्रक का एक बार पहिया घूम जाता है ना, तो जल्दी से रुकता नहीं। अब वहाँ से हमें कोलकाता का माल मिल गया, और वो भी अच्छे पैसों में। अब तो मैं खुश था कि चलो अब हमारी शुरुआत तो हो गई, और हम राजी खुशी उस माल को लेकर के कोलकाता चल दिए थे। वो भी कई दिनों का सफ़र था, लेकिन हम लोग बहुत कम ही सोते थे। जब हम किसी ढाबा पर रुकते थे 10-11 बजे रात को, तो खाना वाना खा करके 2-3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम हम लोग आराम करते थे, और इसके बाद अपने मंजिल की तरफ चल देते थे। जब हम कोलकाता पहुँचे और वहाँ से भी वही हाल हुआ। मुझे अब झारखंड का चक्कर मिल गया था, और हम वो ट्रिप को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो ट्रिप जो था उसमें भी अच्छा पैसा था। अब मैंने भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दिया कि प्रभु, आपने मेरी विनती सुन ली। आपने मेरी बहन की शादी को जितना पैसा चाहिए था आपने दिलवा दिया। मैं बार बार अपने भगवान को, प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि
अब हमारी जो विनती है भगवान बिल्कुल सुन रहे हैं, और इसी तरह पैसा आता रहा, काम मिलता रहा, तो मुझे अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग अब वहाँ से अब झारखंड की तरफ चल पड़े थे। अब इतनी सफ़र करने के बाद सही ढंग से तो हम लोग सो नहीं पाते थे। ढाबा पर 2-3 घंटा 4 घंटे में नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन ना से तो बढ़िया था। लेकिन जो लड़का था रमेश, वो तो दिन में भी कंडक्टर सीट पर बैठे बैठे खिड़की पर सर लगा करके टेक करके और खराटे भरने लगता था। अब नया नया लड़का था, मैं उसको समझाता था कि देख भाई, ट्रक में सोना बिल्कुल मना है, अगर तुम भी सोओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। वो मान जाता था। अब फिर कुछ देर के बाद झपकी आने लगती थी उसको। आखिर वो 8-10 घंटे सोने वाला लड़का था, और उसको 3-4 घंटे की नींद में क्या होता है। मैं भी इस बात को समझ रहा था। अब मैं अपना सफ़र को पूरा कर रहा था। मैं चल रहा था। अब रात हो चुकी थी, आधी रात से थोड़ी कम, मतलब 11 के आसपास का टाइम हो गया था। हम एक जंगल वाले रास्ते से चल रहे थे, और जो रमेश था वो कह रहा था भैया भूख लग रही है, भूख लग रही है, किसी ढाबे पर रोक लो। लेकिन ढाबा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं आगे की तरफ देखते हुए चलते जा रहा था। अब मुझे भी भूख लग रही थी। अब भूख से ज़्यादा तो मुझे थकान हुई पड़ी थी। मैं तो बहुत कम सोया था। रमेश तो दिन में भी झपकी मार लेता था, लेकिन मैं तो वही 3-4 घंटे रात को सोता था, और फिर हमें निकलना पड़ता था। मेरा जो बदन था थकावट से चूर चूर हुआ पड़ा था। अब मुझे नींद भी आ रही थी और थोड़ा बहुत भूख भी लगी हुई थी। लेकिन हम एक जंगल के रास्ते पर थे। अब मैं देखते जा रहा था कि कोई ढाबा नजर आए तो मैं अपने ट्रक को रोकूं, और थोड़ा बहुत खाना पीना खा करके हम लोग आराम से सो जाएंगे। अब मैं आज के लिए सोचा था कि आज कुछ ज़्यादा ही देर सोएंगे हम। लेकिन जंगल में भला जंगल वाले रोड पर ढाबा कहाँ से आएगा, संभव ही नहीं था। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर आगे की ओर बढ़े, और एक जगह पर लाइट चमकता हुआ दिखाई देने लगा। अब जो रमेश था वो भी लाइट की तरफ देखने लगा, और वो कहने लगा, देशराज भाई, लग रहा है वो कि कोई ढाबा नजर आ रहा है, हमें वहाँ रुकना चाहिए। मैंने बोला, हाँ भाई, थोड़ा नज़दीक तो आने दो, देखने तो दो कि वो ढाबा ही है कि कुछ और तो नहीं है। जब हम वो नज़दीक पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, ट्रक खड़ा था, और वहाँ पर बाहर में चारपाई भी लगी दिख रही थी, और उस पर कुछ लोग सोते हुए दिखाई भी दे रहे थे। और वो ढाबा जो था बिल्कुल बीच जंगल में बना हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता भाई कि बीच जंगल में, वो भी आधी रात के वक्त में ढाबा खुला हुआ था। लेकिन मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहा था। मुझे तो चारपाई देख करके जो आंखों में नींद भरी हुई थी और तेज होने लगी। मुझे लगा कि हाँ, बस यही जगह है। चारपाई मुझे खाली दिख रही थी। अब मैं जल्दी से जल्दी अब नींद पूरा करना चाहता था, और हम उस ढाबे पर अपना ट्रक लगा दिए। और मैं देश रात से बोला, देख, तुझे जो खाना है खा ले, मैं तो सिर्फ अभी आराम करना चाहता हूँ। मुझे जब सो जाऊं तो जगाना मत। जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तब मैं अपने आप उठ जाऊंगा, और तब मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा। रमेश मेरी बात को समझ रहा था, और कह रहा था, भैया ऐसे खाली पेट मत सो, थोड़ा बहुत तो खा लो, खाली पेट नहीं सोना चाहिए। और उसकी बात भी जायज़ थी। मैंने बोला, ठीक है, अब जल्दी से खाना ऑर्डर कर और हम लोग थोड़ा बहुत खा लें। अब जो रमेश था वो तो चला गया हाथ धोने के लिए बाथरूम साइड में। अब मैं अब देखना शुरू किया कि आसपास में क्या है। काउंटर पर देखा तो एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, और उसके बगल में एक जवान लड़की थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शायद
बुजुर्ग उस लड़की का पिता है और ये दोनों मिलकर के ढाबा चला रहे हैं। और वो बुजुर्ग की उस लड़की की पहनावा भी पुराने स्टाइल का था। खैर, हमें उससे क्या लेना देना था। और मैं काउंटर पर पहुंच गया। मैंने बुजुर्ग की तरफ देखना शुरू किया, अब बोलना शुरू किया कि बाबा खाने में क्या क्या है। अब वो बोलना शुरू कर दिया। कई तरह की सब्जी का नाम बताया जो मुझे ध्यान भी नहीं है। मैंने बोला जो जल्दी हो सकता है तो वो मुझे परोस दो और रोटी भी हमें दे दो। वो लड़की चुपचाप खड़ी हुई थी और वो हमारी तरफ देख रही थी। मैंने देखा था, निगाहें चुरा करके वो लड़की बहुत सी सुंदर दिख रही थी। हालांकि कपड़े उसके पुराने स्टाइल के थे, पुराने जमाने वाले लग रहे थे, लेकिन चेहरा जो था चमक रहा था। बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही थी और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। बिल्कुल सपाट चेहरा, बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई भी मुस्कान, कोई भी ऐसी झलक मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। और वो अचानक बोल पड़ी, कितनी रोटी बना दूं? मैं अपनी उंगलियों पर गिनती करता हुआ और उसको बताया कि देखिए मैं तो 4 खाऊंगा और मैं अपने लड़के से पूछ लेता हूँ कितना खाएगा, लेकिन आप बनाना शुरू कर दीजिए। वो कहने लगी कि नहीं, जितना आप कहोगे हम उतनी ही रोटी बनाएंगे, नहीं तो फिर बेकार हो जाता है, रोटी ठंडी हो जाती है। वो भी अपनी जगह पर सही थी। और तब तक रमेश मुझे दिखाई दे दिया। अब मैं चिल्ला के बोला, रमेश कितनी रोटी खाएगा? वो इशारे से 5 दिखाया। अब मैं फटाक से उस लड़की को बोला, 5 और 4 9 रोटी बना दीजिए। अब मैं अब वहाँ से चल पड़ा था चारपाई की साइड में। जो चारपाई मुझे खाली दिख रही थी, अब तो उस पर कई लोग सोए हुए थे। इतनी जल्दी सब कैसे हो गया? मैं देख रहा हूँ कि हर चारपाई पर कोई ना कोई सो रहा है और गर्मी के दिन में काला कंबल ओढ़े हुए है। ये कैसी रात है भाई? यहाँ तो ठंड भी नहीं लग रही है और इनको तो ठंडी लग रही है। अब मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा था। एक ही जैसे कंबल जैसे दिखाई दे रहा हो, जैसे इस होटल में, इस ढाबा में साथ में खाना खाने के बाद चारपाई और कंबल मिलता भी हो। अब मैं सोचने लगा कि हम लोग कहाँ बैठे। तभी वो लड़की बोली, आप अंदर आ जाइए, अंदर में तख्त खाली है और वहाँ पर आप बैठ करके भोजन भी कीजिए, इसके बाद आप लोग आराम भी कर लेना इसी जगह पर। अब हम उसी तरफ चल पड़े जहाँ उस लड़की ने हमें बताया था। उस काउंटर के सामने में एक छोटा सा हॉल था और उसमें दरवाज़ा लगा हुआ था। लड़की आगे चलती चलती और दरवाजे को खोल दिया। मैंने देखा कि अंदर में एक बड़ा सा तख्त लगा हुआ है और उस पर एक दरी बिछी हुई है और साथ में 2 कंबल भी रखा हुआ है। मैं ऐसे ही पूछ लिया कि मैडम, बाहर में जो लोग सो रहे हैं, गर्मी का दिन है और वो कंबल क्यों ओढ़े हुए हैं? अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आई और वो कहने लगी कि जब आप लोग खाना खा लोगे ना, तो आप लोगों को ठंडी लगने शुरू हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर के हंस पड़ा। मैं कहने लगा, क्या खाने में इतनी ठंडी चीज़ है कि हमारे शरीर में भी ठंडी लगना शुरू हो जाएगा? वो कहने लगी, पहले खा कर तो देखिए, तब आपको पता लगेगा। मैंने बोला कि ठीक है, आप जल्दी से भोजन हमें दे दीजिए और हमें नींद भी लग रही है। वो लड़की मेरे थोड़ा पास में आ चुकी थी। जब वो मेरे नज़दीक में आकर के सटकर खड़ी हुई और मुझे उसके शरीर से एक अजीब सी सुगंध महसूस होने लगा और वो सुगंध मेरे जब नाक में चढ़ा तो मुझे पूरे शरीर में एक सनसनी सी होने लगी थी, एक मीठी सनसनी। मैं उस लड़की की तरफ अब प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था। हालांकि मैं शादीशुदा था, मेरी पत्नी मेरे घर पर इंतज़ार कर रही थी, मुझे तो ऐसा देखना भी नहीं चाहिए था। लेकिन वो
जो सुगंध थी वो हमें मदहोश कर रही थी। ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था और वो भी वैसे ही मुझे देख रही थी। और तभी वो बुजुर्ग की आवाज़ आई कि बेटे काउंटर पे आ जा। और इसके बाद वो लड़की मुड़ी और इठलाती हुई चल दी। मैं तो एकदम सन्न सा खड़ा रह गया था। और जो रमेश था, मेरा भाई, गांव का लड़का, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराता जा रहा था। और तभी वो बोल पड़ा, भैया वो लग रहा है कि लड़की तुम पर लट्टू हो गई है। भैया संभल के रहना, नहीं तो मैं भाभी से चल के गाँव पर बता दूंगा। और फिर वो हंसने लगा और मैं भी उसके साथ हंसने लगा। ये तो मजाक चलता ही रहता था। इसके बाद उस लड़की ने हमें खाना परोसा और खाना वाकई में स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद में और वाकई जैसे लड़की ने बोली थी, हमें ठंडी लगने शुरू हो गई थी। लग रहा था कि आसपास में एसी लगा हुआ हो या फिर बर्फ की हवा आ रही हो। और वाकई हमें कंबल की जरूरत पड़ने लगी। ना जाने क्या उस खाने में था कि हमारी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। अब फिर हमें नींद भी सता रही थी। हम उसी बड़े तख्त पर दोनों जने लेट गए थे और वो कंबल हमें ओढ़ना पड़ा। और जैसे ही मैं कंबल ओढ़ा तो चेहरा ढक लिया। और चेहरा ढकते ही मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नींद में खोता चला जा रहा हूँ। एकदम मैं गहरी नींद में आ चुका था। मैं क्या देख रहा हूँ ड्रीम में, सपना में, कि मैं अपने गांव के घर पे हूँ। मैं अपने कमरे में हूँ और आधी रात का वक्त है। मेरी पत्नी मेरे साथ बिस्तर पर लेटी हुई है और मेरे बालों में हाथ फेर रही है। वो प्यार से मुझे कुछ बता रही है और मैं भी उसका जवाब दे रहा हूँ। अचानक जैसे लगने लगा कि उसका चेहरा बदलता जा रहा हो। और चेहरा जब बदला तो वही ढाबे वाली लड़की का शक्ल ले लिया था। अब मैं देख करके एकदम चौंक गया। मैं कुछ बोलना चाह रहा था अपनी पत्नी से, जो अब एक ढाबे वाली का रूप ले लिया था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं बिल्कुल डरा हुआ था उसको देख करके। समझ नहीं पा रहा था कितनी जल्दी मेरी पत्नी का चेहरा कैसे बदल गया। अब वो ढाबे वाली लड़की अब मेरे से प्रेम से बातें करने लगी थी और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बातें सुन रहा था। वो मेरे साथ में इतनी चिपट गई थी कि लगा कि मेरी सांसें रुक जाएगी। और जब मैं अपनी आंखें खोलना चाहा तो मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। हर तरफ मुझे अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब फिर जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं देखा कि मैं अपने ही कमरे में हूँ, अपने पत्नी के साथ में हूँ। मेरी पत्नी मेरे बगल में लेटी हुई है और वो सोई हुई है। मैं बेहद डरा हुआ अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश करता हूँ और मेरी पत्नी जब आँख खुलती है तो उसकी मोटी मोटी लाल लाल आंखें देख करके मैं बेहद डर जाता हूँ। मैं पीछे हटना चाहता हूँ लेकिन हट नहीं पाता। और तभी मेरी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मैं कांप गया था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। और तभी मेरी पत्नी का वो रूप बदलने लगा और देखते ही देखते एक भयानक रूप ले चुकी थी, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह, किसी डायन की तरह। उसके लंबे लंबे अब दांत निकल गए थे और वो मेरा जो हाथ था वो अपने मुंह में ले लिया। और मुझे तेज दर्द हुआ और मैं चीख पड़ा। जैसे ही चीख पड़ा मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मेरे सामने में मेरा भाई रमेश खड़ा है। अब रमेश मुझे चिकोटी काट रहा था और वही चिकोटी का दर्द मुझे महसूस हुआ था। वो मुझे उठा रहा था, भाई जल्दी से उठ जाओ, हम लोग गलत जगह पर हैं,
ये जो ढाबा देख रहे हो ना, ये ढाबा नहीं है, ये चुड़ैलों का अड्डा है, ये छलावा का बनाया हुआ सब खेल है। भाई जल्दी से उठो। आज जब मैं अपने आप को देखने लगता हूँ तो हम तो जमीन पर थे। मेरा भाई बेशक खड़ा था और फिर मेरा भाई हाथ पकड़ कर के खींचने लगा। भाई जल्दी से चलो ट्रक में, नहीं तो ये चुड़ैल है ना, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब तो जैसे मेरे प्राण सूख गए थे। अब मैं जब पीछे पलट कर के देखा जहाँ ढाबा था, वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। वहाँ तो पेड़ झाड़ियाँ ऐसे ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। ढाबा नाम का चीज़ वहाँ पर थी ही नहीं। मेरा भाई हाथ पकड़े और खींचे लेके चलता जा रहा था और हम ट्रक के पास आ गए थे। मैं बार बार उस ढाबे की तरफ देख रहा था, लेकिन वहाँ ढाबा तो था ही नहीं। हाँ, वहाँ पर कुछ काली परछाई हिलती डुलती मुझे नजर आ रही थी। कभी वो बड़ी हो जाती थी और कभी वो छोटी हो जाती थी। अब मेरा भाई चीख रहा था, भैया देरी मत करो, ट्रक में बैठो और ट्रक स्टार्ट करके यहाँ से निकलो। वो बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था। सही ढंग से उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब मैं भी अब वक्त का जो वो टाइम था, मैं समझ गया कि हम लोग के साथ में कुछ बुरा हो रहा होगा। और तभी मेरा भाई ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है। मैं इस मौके का नज़ाकत को बिल्कुल समझ गया था। हाँ, मैं अपने ट्रक में अगले पल अंदर था और ट्रक हमारी स्टार्ट हो गई थी। जब हम चलने लगे तो मैंने देखा कुछ झाड़ी में से कुछ लंबी लंबी परछाइयाँ हमारे ट्रक के पीछे पीछे भाग रही थी और वो बहुत दूर तक हमारी उन्होंने पीछा किया था। और एक जगह पर जब हमने मुड़ करके देखा तो वो परछाई रुकी हुई नजर आ रही थी। मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल कांप रहे थे डर से कि आखिर हम लोग एक ढाबे के अंदर में गए थे और फिर ये माहौल कैसे बदल गया, ये सब मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं अपने सपने के बारे में सोचने लगा था कि कहीं वो सपना ना हो करके मेरे साथ में सब कुछ रियल टाइम में चल रहा होगा। हाँ, मैं तो जैसे सब कांप गया था वो सब बातें सुन करके। और हम लोग अब उस एरिया से, उस जंगलात से बाहर निकल आए थे और आगे चल कर के अब थोड़ी दूर आगे जा कर के हमें एक और ढाबा दिखाई दिया। लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उस ढाबा पर रुके। वहाँ पर भी ट्रक हमें खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन हम दोनों नहीं चाहते थे कि उस ढाबा पर रुकें। क्या पता वो भी ढाबा किसी छलावे का हो। अब फिर हम लोग रोड पर चलते जा रहे थे। जब उस एरिए से, उस जगह से काफ़ी दूर हम लोग चल कर निकल चुके थे, अब सुबह होने जा रही थी और तब जा कर के हम एक पेट्रोल पंप नज़र आया था और उसके साथ में एक ढाबा था और हम वहाँ रुके थे। हम रास्ते भर एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। दोनों लोग हम बेहद डरे हुए थे। जब सुरक्षित हम अपने आप को महसूस करने लगे, सुबह होने जा रहा था और हम पेट्रोल पंप के पास में एक ढाबा पर थे। आखिरकार मैंने पूछा कि रमेश, तू सच बता, मेरे साथ में क्या हुआ था। वो कहने लगा, भाई हम तो दोनों आदमी तख्त पर सो रहे थे, ठंडी हमें लग रही थी खाना खाने के बाद में, मैं भी कंबल ओढ़ लिया, लेकिन कुछ देर के बाद में ठंडी तो हमें लग रही थी, अचानक मुझे गर्मी लगने लगी और मैं कंबल उठा करके बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंका ना तो मुझे तो लगने लगा कि वहाँ तो कोई ढाबा है ही नहीं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और तुम्हारे पास में, तुम जमीन पर पड़े हुए थे और तुम्हारे पास में एक काली परछाई सी नजर आ रही थी किसी औरत की। अब मुझे अब समझते देर नहीं लगी कि हम लोग किसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, किसी छलावा के जाल में फंस चुके हैं। मैं अब तुमको उठाना चाह रहा था, कि तुम्हें आवाज़ भी दे रहा था कि भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ, लेकिन वो जो काली परछाई वाली औरत थी वो अपनी आंखें दिखा रही थी। आंखें उसकी बड़ी भयानक लाल लाल नजर आ रही थी और वो मुझे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, आवाज़ दे रही थी, गुर्रा रही थी।
लेकिन मैं आपको छोड़ कर के कैसे जा सकता था। मैं डरा नहीं, मैं आपको पास में पहुंच कर के और आपका हाथ पकड़ना चाहा। और तभी वो जो चुड़ैल थी, काली परछाई जिसे नज़र आ रही थी, वो मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही उसने मुझे छुआ तो वो दूर भाग गई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरे जो गले में ताबीज़ बंधा हुआ है, किसी बाबा का दिया हुआ, और वो ताबीज़ की शक्ति है कि वो मुझे छू नहीं पाई। नहीं तो हो सकता था कि हम दोनों की जान उस रात में चली जाती। अब फिर वो रोने लगा था डर के मारे। मैं समझ गया था कि जो कुछ भी मैंने देखा था सपने में, वो सपना हो ही नहीं सकता। वो सब कुछ मेरे साथ में रियल टाइम में चल रहा था, जो वो चुड़ैल मेरे साथ में कर रही थी। अब मैं तो सुबह में खौफ में आ चुका था। इसके बाद हम जो अपनी बात थी आपस में ही रखे थे। उस ढाबे पर हमने चाय वाय पी करके और फिर अपने मंजिल की तरफ निकल गए थे। और सही मायने में अगर वो लड़का नहीं होता उस रात को हमारे साथ में, तो हमारे साथ में पता नहीं क्या हुआ होता। वो ज़रूर चुड़ैल मुझे मार देती। अगर उस लड़के के पास में वो ताबीज़ नहीं होता, रमेश के पास में, तो उसकी भी जान को खतरा था। उसको भी वो मार सकती थी, जैसा वो वहाँ चल रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा अपना प्यार दीजिए ना। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।